एक नारी थी, बड़ी सुंदर थी। एक महिला बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। जो देखता वो देखता रह जाता, इतनी सुंदर एक स्त्री थी। एक दिन उस नारी को एक धनवान व्यक्ति ने देखा। वाह! उस धनवान व्यक्ति ने प्रस्ताव रखा कि तुम मेरे से विवाह कर लो। और वो नगर सेठ था, बड़ा पैसे वाला, कोई कमी नहीं, बड़ी सुंदरी महिला। वो महिला भी तैयार हो गई। तभी वहां से एक सेनापति गुजरा, राजा का। सेनापति ने देखा ये तो बड़ी सुंदर है। सेनापति बोला तुम मेरे से विवाह कर लो, मैं सेनापति हूं यहाँ के राजा का। अब वो महिला कह चुकी थी उस अमीर व्यक्ति से कि मैं आपसे विवाह करूंगी, पर अब सेनापति का दबाव, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, हम आपसे कर लेंगे विवाह। तब तक वहां से राजा गुजरा। तो राजा ने भी देखा कि ये तो बड़ी सुंदर है, ये तो मेरी रानी बनने के योग्य है। राजा ने प्रस्ताव रखा कि आप हमसे विवाह करो। वो तैयार हो गई, जी हाँ हम तैयार हैं। वो तो बहुत सुंदर थी और वो चाहती भी थी कि मेरा विवाह हो। अब राजा का प्रस्ताव कैसे ठुकराए? महिला एक है, सेनापति भी उसे चाह रहा है। सेनापति बोला महाराज मैं इससे पहले बोल चुका हूं। सेनापति से वो नगर सेठ बोला इससे पहले मैं बोल चुका हूं। अब तीनों लड़ने लगे, नगर सेठ, सेनापति और राजा, तीनों लड़ाई। तब तक वहां पे और लोग आए, प्रजा आई। प्रजा ने देखा वाह महाराज ये तो बहुत सुंदर है, आप कहो आज्ञा होए तो हम लोग ब्याह कर लें। अब सब तैयार हैं ब्याह करने को, पर राजा के आगे चले किसकी? सेनापति बोला महाराज मैं आपका सेनापति पद त्यागता हूं, पर मैं विवाह इससे करूंगा। नगर सेठ बोला महाराज मैं सारा धन लेके दूसरे राज्य में चला जाऊंगा, उस राजा को टैक्स दूंगा, मैं आपके राज्य में नहीं रहूंगा। ये मैंने विवाह का इसको प्रस्ताव पहले दिया, मेरा ब्याह होना चाहिए। अब तो भैया सेनापति और राजा की लड़ाई होने लग गई, युद्ध छिड़ गया। नगर सेठ भी अपनी तरफ से पैसे से खरीद ले आया, लोगों ने लड़ाया, जो जीतेगा वो। अब भैया बेवजह सेनापति और राजा की लड़ाई हुई तो सेना मारी जाने लगी। भाई जब लड़ेंगे तो कोई ना कोई तो मरेगा, भाई दो लोग लड़ेंगे तो चोट किसी को तो लगेगी। अब देखते देखते लाशें बिछ गई। तब किसी समझदार व्यक्ति ने रोका, महाराज रुको, क्या करें, इससे सबको विवाह करना है। तब फिर सबने सहमति कही कि भाई राजा आप ही जिद छोड़ दो। राजा बोला मैं जिद नहीं छोड़ता। सेनापति आप जिद छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ता। नगर सेठ बोला मैं भी जिद नहीं छोड़ूंगा। तब बोले कि अच्छा एक काम करो, अब उस लड़की से पूछो, महिला से, कि वो क्या चाहती है। अब वो तो पहले भी कुछ नहीं चाहती थी, लड़ाई तो ये लोग लड़ रहे हैं, वो तो पहले भी चुप थी, अभी भी चुप है। अंत में राजा ने निर्णय दिया, वो राजा पता नहीं कैसा राजा रहा होगा, बोले अब से अच्छा एक काम करो, ये सबकी पत्नी। तो उस महिला को नगर वधू घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? क्या घोषित किया गया? नगर वधू, कि ये सारे नगरवासियों की वधू है, मतलब सबकी पत्नी, सार्वजनिक। अब बताओ, ये कहानी मैंने पढ़ी थी बहुत पहले। अब बताओ ये कहानी का अर्थ क्या निकला, सारांश क्या निकला? क्योंकि वो महिला अति से ज्यादा सुंदर थी, इसलिए युद्ध हुआ। खिलजी पद्मावती की ओर क्यों बढ़ा? बोलो। खिलजी
आक्रांता है इस देश में, पद्मावती की ओर क्यों बढ़ा, क्यों युद्ध हुआ, क्यों पद्मावती को जौहर करना पड़ा, क्यों जिंदा 8,000 स्त्रियों को एक साथ जलना पड़ा? बोलो। क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा, बोलो, सुंदर है। इसलिए सुंदर होना दोष नहीं है, जरूरत से ज्यादा हर चीज की अति दोष बन जाती है। इसके उदाहरण भी समाज में हैं। इसलिए चाणक्य जैसे बुद्धिमान कह रहे हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत्। क्यों मेरी मां? इस पर भी लोगों ने विवाद किया। देखो, जो मैं बात कहता हूं ना, वो समझदारों के लिए होती है। आप लोग समझते भी हैं उसकी गहराई को और उसके मर्म को। बातों की भी एक मार्मिकता होती है, मर्म होता है कि जो बात कही जा रही है किस लिए कही जा रही है। बोलो हाँ कि ना? लोग नहीं समझते, और ना समझने वालों में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? पत्रकारों की। बस पूरी दुनिया, पूरा समाज समझ जाती है, बस पत्रकार नहीं समझते। इन्हें अलग से जाकर समझाना पड़ता है। हाँ, समझते वो भी होंगे, पर उन्हें बात करनी खुल के, ठीक है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि शास्त्रों को समझने का दृष्टिकोण अलग चाहिए। अब मैंने एक बात और कही, मैंने नहीं कही, शास्त्रों में लिखी है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये बताओ कि जवान बेटी के साथ क्या, जवान बेटी के साथ क्या अकेले में, एकांत में, लंबे समय तक क्या पिता को, भाई को रहना सही है या गलत है? मैं आपसे पूछ रहा हूं सिर्फ उत्तर। जवान बेटी के साथ लंबे समय तक अकेले एकांत में रहना, चाहे जवान बेटी के साथ आपका जवान बेटा, मतलब जवान भाई या पिता, क्या रहना सही है? बोलो। सोचिए, शास्त्रों में लिखी, भागवत जी में ये बात लिखी है कि नहीं रहना चाहिए, पर जब मैंने ये बात कही तो लोगों ने कहा आप क्या कह रहे हैं, आपको तो अक्ल नहीं है। ठीक है भैया, तुम्हें अक्ल है। आज आप देखिए कि समाज में देखने को मिल रहा है। अभी परसों नरसों मेरे पास एक माँ आई, बूढ़ी माँ, कथा सुनने आई। बताया, उन्होंने मेरी ये बात टीवी पर सुनी होगी। उन्होंने बताया कि बेटा तुम कितना अच्छा समझाते हो, लेकिन लोग उसे ना समझ के उसे तर्क करते हैं। उस माँ ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले एक भाई बहन ने विवाह कर लिया। पढ़ने गए कहीं, साथ में रहते थे, दोनों जवान, दोनों ने विवाह कर लिया। माँ बाप को सूचना मिली कि बच्चों ने विवाह कर लिया, बेटा बेटी ने, तो माँ बाप ने आत्महत्या कर ली। ऐसा उस माँ ने मेरे से बताया, कहीं की घटना। आज आप टीवी पे आए दिन सुनते हैं अखबारों में कि कुछ बेटियों के साथ उनके अपने पिता, कैसी कैसी हरकत आप समाज में, टीवी पे, न्यूज़ों पे, अखबार में सुनते हैं। क्या ये सुनने को मिलता है कि नहीं? बोलो। कि एक पिता ने, एक भाई ने, मिलता है ना?
आप सबने शायद सुना होगा। तो सुना क्यों? क्योंकि हो रहा है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने यह भी रोका कि भाई अपनी जवान बेटी मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवे बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। ये लिखा है भागवत जी के 9वें स्कंध में। ययाति जी कह रहे हैं बलवान इंद्रियग्रामो, इंद्रियां इतनी बलवान हैं। दोष आपका नहीं है, दोष इंद्रियों का है। इस मन का कभी भरोसा ना करना, इस मन का कभी भरोसा ना करना, इन इंद्रियों का कभी भरोसा ना करना कि ये मन, ये इंद्रियां किस पर जाके टूट पड़े। इसलिए ये स्थिति ही पैदा ना करो कि ये स्थितियां पैदा हों। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि पिता को भी अपनी बेटी के साथ लंबे समय तक एकांत में नहीं रहना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं, लड़कियां अलग, लड़कियां घर की बेटियां मां के साथ सोती हैं, हाँ या ना? लड़कियों का उठना बैठना अलग है, लड़कों का उठना बैठना अलग है। हमारे गांव में, घरों में ये मर्यादाएं थी कि लड़कियों का उठना बैठना मां के साथ है, लड़कों का बैठना उठना पिता के साथ है। एक टाइम बाद, छोटे बच्चे हैं तब तक तो वो मां की गोद में ही रहते हैं, पर एक टाइम बाद जब वो जवानी की ओर बढ़ते हैं तो उनके लिए एक मर्यादा घर पर भी हो जाती है। बेटी के पास भी कमरे में, बेटी के कमरे में भी बाप जाए तो पहले दरवाजे को नॉक कर ले, खटखटाए, बेटी मैं आऊं क्या? पता नहीं बेटी उस समय किस हाल में बैठी है। ये एक मर्यादा है, एक शिष्टाचार है कि पिता भी जाए बेटी के कमरे में तो वो दरवाजे को खटखटा के जाए, डायरेक्ट ना घुसे। सही है कि गलत है? हाँ, मां जा सकती है डायरेक्ट बेटी के कमरे में। कौन जा सकती है डायरेक्ट? मां जा सकती है, मां को कोई रोक टोक नहीं है। तो ये मर्यादाएं हमारी ऋषि मुनियों ने बनाई। अब इन मर्यादाओं की आज बात करें तो आज के युग में लोगों को सिर से ऊपर जाती हैं ये बातें। क्या बोल रहे हो आप? समाज में हो रहा है भैया। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों साल पहले बोल दिया कि इसका भी ध्यान रखना कि किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, बेटी के साथ कैसा, बहन के साथ कैसा। एक मर्यादा तो सबके लिए। अब इस पर भी लोगों ने बातें की। समझदार के लिए समझाओ, मूर्खों को कैसे समझाओ? कुछ चीजें ऐसी हैं जो बताने की भी नहीं। अब शास्त्रों में बहुत स्पष्टता से सारी बातें लिखी हैं, पर मैं उस स्पष्टता से बता नहीं सकता। इसलिए कुछ बातें मैं इशारों में बताता हूं कि देखो आप समझदार समझ लो, क्योंकि कथा में सब लोग बैठे होते हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। बहुत स्पष्टता से हर बात बताई भी नहीं जा सकती, पर आपको समझना तो है, इसलिए लिखी गई है क्योंकि उनकी जरूरत है। हाँ या ना? इसलिए एक और समाधान है कि आप स्वयं से शास्त्रों को पढ़ें। क्या करें? पढ़ो। इसलिए कहते हैं महाभारत पढ़ो, इसलिए कहते हैं भागवत जी पढ़ो, रामचरितमानस खुद पढ़ो।